नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। धूप में निकलो, बारिशों में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ये शेर हमें इतना पसंद आया कि हमने भी सोचा कि क्यों ना सर्दियों की इस गुनगुनी दोपहर में धूप में निकला जाए और आपको संस्कृति की गर्माहट से रूबरू कराया जाए। तो इसी मकसद के साथ आज हम अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर आपको लेकर आए हैं उस जगह जहां से संस्कृति की धड़कनें आपको अपने बहुत करीब सुनाई देंगी। हम बात कर रहे हैं कनॉट प्लेस के बहुत नजदीक मंडी हाउस यानी दिल्ली का सांस्कृतिक केंद्र। और जो लोग दिल्ली से हैं वो जानते हैं कि मंडी हाउस की अहमियत यहाँ की संस्कृति में कितना अहम रोल रखती है, क्योंकि चाहे बात साहित्य की हो, कलाओं की हो, संगीत की हो, नृत्य की हो, साज़ो आवाज़ की हो या चित्रकारी के रंगों की, या फिर नाटक ही क्यों ना हो जिसमें जिंदगी का हर भाव आपको नजर आता है। तो जब इन सब को हम मिला देते हैं तो ये दिल्ली के दिल के बिल्कुल करीब धड़कता हुआ केंद्र मंडी हाउस, ये है हमारा आज का बातचीत का विषय। यहाँ के बारे में हम आपको काफ़ी कुछ बताएंगे, यहाँ की ख़ास जगहों के बारे में एक छोटी सी सैर भी कराएंगे। लेकिन इस सफ़र में आज हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो मंडी हाउस को इतनी बेहतरीन तरीके से जानती है, अपनी कविताओं के ज़रिए, अपनी साहित्य के ज़रिए, अपने नाटकों के ज़रिए। हम बात कर रहे हैं लोकेश जैन जी की, जो है आज हमारे साथ। लोकेश जैन जी, हिंदी की बिंदी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने बताया, लोकेश जैन जी कवि हैं, साहित्यकार हैं, नाट्यकर्मी हैं, अभिनेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की धड़कनें इनके दिल में इस तरह से धड़कती हैं कि ये अक्सर बहुत ख़ास हेरिटेज वॉक भी कराया करते हैं। लोकेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को नाटककार तो कहलवा सकता हूँ, पर साहित्य के अंदर मेरी रुचि है। साहित्यकार कहलाना थोड़ा बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन मंडी हाउस के नाम से सबसे पहले यहाँ सबको ये लगता है कि शायद यहाँ पर किसी चीज़ की कलाकारों की मंडी होगी जी। अगर आप कहें तो मैं मंडी हाउस का 2 मिनट में आपको इतिहास बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंग्रेज़ों ने जब अपनी राजधानी बनाई तो यहाँ पर बहुत सारे जो जितनी भी राजा रजवाड़े थे, रियासतें थी, 37-38 लोगों को उन्होंने बुलाया, जिसमें मंडी हाउस जो सामने है, जिसका गेट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहावलपुर हाउस जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा है, इसके अलावा अपना हैदराबाद हाउस जो इंडिया गेट पे है, पटौदी हाउस, ऐसे बहुत सारे हाउस जो हैं आसपास यहाँ पर उन्होंने अलॉट किए। कुछ लोगों ने बनाए, कुछ ने नहीं बनाए, तो वो यादें जो हैं उस वक्त की रह गई। ये बात है आज़ादी से पहले की। अब बात आती है आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद जैसे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो पंडित नेहरू का, मौलाना आज़ाद का, इन सब लोगों के जो कंट्रीब्यूशन थे, उसमें एक बात ये थी कि खुलाव था, एक खुलापन था। हर चीज़ जो है लोगों की आज़ादी के लिए विकसित करके बनाई जा रही थी। तो मंडी हाउस यहाँ पर जब बनना शुरू हुआ, अलॉटेड हुई ये ज़मीनें अपने श्री राम ख़ानदान को, उन्होंने यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाए और इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन NSD भी यहाँ तक पहुँचा। तो ये एक पूरा का पूरा एक कल्चरल हब हो, इसके पीछे उनकी ख्याल ज़रूर थे। जैसे रविंद्र भवन जो है, मौलाना आज़ाद साहब ने कहते हैं कि वक्फ बोर्ड से वो ज़मीन को फ्री में दिया अलॉट करके। तो ये देश के अंदर, मतलब दिल्ली जो है, पुरानी दिल्ली के लिए कहते हैं कि तहज़ीब की जन्नत रही है और दिल्ली की बहुत सारी बातें हैं। तो मंडी हाउस को भी उस मामले में एक कैसे एक ब्रॉडर टर्म में आर्टिस्ट, कलाकार, राइटर्स, जर्नलिस्ट, आर्किटेक्ट, सभी लोगों के लिए, और दर्शक, जहाँ पर, क्योंकि कल्चर आपको आपकी तहज़ीब के साथ जोड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुआ, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुए, लेकिन रुक जाऊं क्या, इस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक खूबसूरत बात ये थी कि इन सारे इंस्टीट्यूशन को जो बिल्ड किया गया, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, एक तरीके से मैं कहूँ सुकरात की तरह यहाँ वहाँ घूमा करते थे, सवाल किया करते थे, जिनके अंदर कुछ तड़प होती थी, जो कहीं हो सकता है कहीं पे नौकरी करते थे और शाम को यहाँ आते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास दिन भर कोई काम नहीं था, उनका एक व्हाट्सअप, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी आज चलती है तो उसमें तो नफरत फैलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मंडी हाउस की एक पाठशाला में रोज़ आया करते थे। और मंडी हाउस की पाठशाला में कहाँ लगती थी? चाय की दुकान पर, दोस्तों के बीच में, लाइब्रेरी में,
रोज़ नाटकों को देखना। आईसीसीआर बहुत एक्टिव था, दुनिया भर की बहुत बेहतरीन चीज़ें, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और साथ में आसपास बहुत सारी एम्बेसीज, चाहे रशियन कल्चर सेंटर हो, जापानीज़ कल्चर सेंटर हो, मैक्सुलर भवन हो, यहाँ आसपास हर 10 मिनट में पहुँच जाना। फिर औरंगजेब रोड पर फ्रेंच कल्चर सेंटर पहुँच जाना, यहाँ से आके प्रगति मैदान में शकुंतलम थिएटर के अंदर फिल्म देखने के लिए चले जाना। सारी चीज़ें आसपास इतनी सारी थीं कि लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखते थे। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब यहाँ हर आदमी, हर एक्टर जो एनएसडी से रहा है, जो एनएसडी से बाहर से है, जो यहाँ पे अमेचर ग्रुप्स के अंदर से निकला है, जो यहाँ पर कथक केंद्र था वहाँ डांस करते हैं, इन सब चीज़ों में हर किसी के लिए ये एक माहौल था। और वो माहौल बहुत कुछ सीखने सिखाने के लिए था सिर्फ। और उसमें इंस्टीट्यूशन भी अपनी बहुत खूबसूरती के साथ अपनी अदायगी दे रहे थे। जैसे अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ही बात देखें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अब दीवारें चार तरफ से ये लोहे की रेलिंग लगा दी गई हैं, बड़ी कर दी गई हैं, पूरी रेलिंगें। जबकि ये रेलिंगें इतनी बड़ी नहीं थी, ये रेलिंगें छोटी छोटी हुआ करती थी। और इन छोटी मतलब रेलिंगें थी ही नहीं, छोटी छोटी क्या थी ही नहीं यहाँ पर रेलिंगें। और लोग यहाँ दीवार पे बैठा करते थे जब मैंने 84 के आसपास यहाँ पर आना शुरू किया। और अंदर एक कैंपस के अंदर दसियों ग्रुप रिहर्सल करते थे। कहीं पे बादल सरकार का प्ले चल रहा है, कहीं पे गोगल का प्ले चल रहा है, कहीं पे चेखव के कोई नाटक की बात चल रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, हर कोई। और वो एनएसडी वाले नहीं होते थे। और मज़े की बात यह है कि उसमें एनएसडी के कुछ टीचर्स भी होते थे जो संभव ग्रुप जैसे अंकुर जी चलाते थे, रॉबिंदा का फेमिट ग्रुप हुआ करता था, बाद में एक्ट 1 ग्रुप बना पंडित एन.के. शर्मा का, जिसमें मैं भी रहा साथ में उनके साथ, मनोज और पीयूष और बहुत सारे लोग उस ग्रुप के हिस्सा रहे। तो ये एक पूरा माहौल था जो आपको एनरिच कर रहा था। और हम उससे पहले अपने हीरोज़ के बारे में बहुत कुछ सुन के आए थे। जी दोस्तों, किसी भी देश में संस्कृति की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि संस्कृति उस देश का वो चेहरा होता है, उस देश की विचारधारा को बताता है, उस देश के लोगों की ज़हनियत को बताता है, उस देश का इतिहास बताता है और उस देश का भविष्य क्या होगा ये भी बताता है। लोकेश जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये एनएसडी की दीवारें जो अब इतनी ऊंची कर दी गई हैं, मुझे याद पड़ता है कि न सिर्फ दीवारें ऊंची कर दी गई हैं बल्कि इसकी टिकट रेट और इसकी तमाम चीज़ें भी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं कि 1000 रुपीज़ का है। तो ये एक तरह से आम लोगों की पहुंच से दूर करने वाली बात है। जबकि कला और संस्कृति ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आम लोगों की पहुंच में हो। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आम लोगों की पहुंच में हो कला और संस्कृति ऐसी होनी चाहिए, और पहले ऐसी थी। लेकिन अब ये दीवारें जो ऊंची की गई हैं, अब ये देखिए, पहले यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी हुआ करती थी सीसीआरटी की, है ना। उस लाइब्रेरी के साथ एक कैंटीन भी होती थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ते थे, बैठे रहते थे। और इनफैक्ट कई लोग, कई आर्टिस्ट जिनका कोई घर नहीं था, वो यहाँ रहते थे। मनोहर देवलालीकर, जो देवलालीकर एक साहब हुआ करते थे इंदौर में, बड़ौदा स्कूल में, जिनके स्टूडेंट थे एम.एफ. हुसैन साहब, उनके बेटे सारी जिंदगी अधिकतर समय यहाँ पर रहे पीछे। इसको हम गड्ढा कहते थे। दोस्तों, इस वक्त जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये है मंडी हाउस का बहावलपुर हाउस। और बहावलपुर हाउस के बारे में लोकेश जी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, ये एनएसडी की एक तरीके से पीछे की तरफ का रास्ता है। और अगर आप देखेंगी तो पहले ये दीवारों पे इतने बड़े सरिये नहीं हुआ करते थे, और दीवार पे हम ऐसे ही छलांग लगा के उधर चले जाया करते थे, बस स्टैंड से यहाँ उतरते थे। और ये मतलब एक रास्ता था, इस तरीके से एक रिश्ता बना हुआ था। तो इस स्पेस में मतलब सिर्फ अब ये, मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिक होता हूँ और थोड़ा बुरा भी लगता है। मैं मतलब जो मेन बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन जैसे एनएसडी की इंस्टीट्यूशन की मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लग रही थी कि एनएसडी एक इंस्टीट्यूशन जो लोग उसमें एनएसडी में नहीं भी जा पाए, जैसे मनोज वाजपेयी भी एनएसडी में नहीं जा पाया, वो उसने ट्राई किया लेकिन उसका नहीं हुआ, लेकिन वो सीखा कैसे। तो एक जो पूरे इतने सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बिल्ड किए गए एक बड़े ख्याल से, और उस इंस्टीट्यूशन में एनएसडी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था थिएटर का, जहाँ पर लोग आके पढ़ते थे। लेकिन जो बहुत सारे ग्रुप वहाँ पे काम करते थे
उन स्टूडेंट्स के साथ और उन ग्रुप्स के बीच में एक फैमिली जैसा रिलेशन हुआ करता था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे जिनको ये गुरूर होता था कि भाई मैं एनएसडी वाला हूँ तो मैं ज़्यादा काबिल हूँ, और कुछ ऐसे भी होते थे जिनको ये एकलव्य की तरह ये लगता था कि इसको गुरूर है, हम दिखाएंगे कि हम इससे बेहतर अभिनेता हैं। क्या बात तो ये एक हेल्दी किस्म का एक एटमॉस्फेयर भी था। जी। तो इस पूरे माहौल के अंदर इतने सारे जो ग्रुप्स रिहर्सल किया करते थे, जो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, और वो इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को अलाउ करता था। इंस्टीट्यूशन इस बात को ये समझता था कि भाई ये जो लोग हैं, इससे हमारे स्टूडेंट भी जो हैं बेहतर होंगे, उनको एक अलग तरह का एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग जैसे हम बात करते हैं जैनिज़्म की, महावीर की कोर फिलॉसफी के अनेकांतवाद की, कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, हज़ारों लाखों करोड़ों जितने लोग उतने ही किस्म के व्यू हैं। तो ये एक तरीके से अनेकांतवाद की तरह यहाँ पर डाइवर्सिटी खुली हुई थी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रिहर्सल करते थे, रात को भी लेट नाइट तक रिहर्सल किया करते थे, कोई ऐसा कहने वाला नहीं, सुनने वाला कुछ नहीं था। मैं मानता हूँ सिक्योरिटी भी कुछ वजह रही होगी। जी, और जहाँ तक बात सिक्योरिटी की है तो इस वक्त बिल्कुल मतलब जालियों से घिरे हुए और मतलब इतने ढके हुए एनएसजी को पीछे से देखते हुए बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि संस्कृति को भी एक तरह से जैसे Z+ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ने लगी है, जबकि जो संस्कृति, जो कलाएं और ख़ास तौर से एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो हम अतीत देखते हैं, इतिहास देखते हैं, वो इस तरह से रहा है कि भारत की नाट्य कला को इसने एक बहुत सम्मानजनक और बहुत ही परिष्कृत मंच दिया है। नाटकों की दुनिया में एक ऐसा नाम और ऐसी पीढ़ी तैयार कर देना जो पूरा विश्व स्तर के पटल पर अपनी जगह बना सके नाटकों के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए। जैसे कितने ही नाम ले सकते हैं हम, नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी साहब, यशपाल शर्मा, और भी एक लंबी फहरिस्त है। और नाट्य कला न सिर्फ नाटकों तक सीमित रही, बल्कि उसने जीवन का एक अनुशासन भी इन कलाकारों में भरा। और ये दीवारें तब इतनी ऊंची नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एक फलंग की दूरी पर हुआ करती थी, लेकिन आज शायद इसे भी थोड़ा सा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई है। और सिक्योरिटी की ज़रूरत शायद इसलिए है कि सोच अपनी सीमा रेखा मांगने से इनकार कर रही है। सोच को कोई सीमा रेखा नहीं माननी है, कलाओं को अपनी हद नहीं माननी है, जो हर हद को पार कर जाए वही तो कलाएं होती है। बहरहाल चलते हैं हम अब एनएसडी के स्टेज की तरफ। तो दोस्तों, भगवान दास रोड पर मौजूद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नाटकों में जो जीवन के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, नाटक की बारीकियां सिखाई जाती हैं, एक आम व्यक्ति के एक कलाकार में ढल जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसका ये केंद्र है। और यहाँ से निकले जाने कितने ही चेहरों को आज हम न सिर्फ भारतीय सिनेमा में बल्कि विश्व सिनेमा में देखते हैं। एक रंगकर्मी की और एक नाटककार की छटपटाहट क्या होती है, मन से उसका नाता क्या होता है, कुछ इस तरह की बातें कहती हुई लोकेश जैन जी की एक बहुत चर्चित कविता भी है। लोकेश जी, मैं आपसे आगे करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो कविता जरूर सुनाइए। बेहद शुक्रिया, आपने इस नाचीज के लिए इतनी अपनी एक तरीके से हुनर अपना रास्ता बना लेता है। जी जी। रंगमंच के ऊपर ये मेरी कविता है। रंगमंच क्या है? रंगमंच क्या है? निरंतर रचनाशीलता, मगर रचनाशीलता का कोई सिरा नहीं होता। ना कोई आरंभ होता है, ना कोई अंत, ना उसका कोई रूप होता है, ना उसकी कोई काया होती है। उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। एक प्रवाह है, निरंतर सृजन है, असीमित है, अनित्य है। और रंगमंच का अभिनेता, उसका अकेलापन, खालीपन क्या है? किसी वीराने से मुंह से ये यकबायक फूट पड़ता है, फिर एक कोना खाली सा हो गया दिल का। ऐसा रिक्त जिसके स्थान को न जाने कौन कौन सी बूंदें भरेंगी, न जाने कौन सी बूंदें भरेंगी। एक एक्टर अपनी खला में अकेला, रेगिस्तान का वीराना, हवा में बयाबान हो जीता फिरता है। सांसों की लकीरों से बने चित्र हर पल बनते हैं, हर पल मिटते हैं। पल पल जीवन है, पल पल मृत्यु।
जिंदगी मौत, मौत जिंदगी, वो नज़्म है जिसे ज़माना सुनता है, पढ़ता है, देखता है, रचने वाला नहीं, वो तो बस उसी गर्भ पीड़ा से ही गुज़रता है। जहाँ लफ्ज़ ख़त्म होते हैं वहाँ से एक्टर रचना करना शुरू करता है। आपकी कल्पनाओं के पंछी से बतलाता है और दूर सपनों की नींद का सफ़र कदम दर कदम भरता है, मगर अकेला, नितांत अकेला। बहुत तन्हाई है इस राह में, टूटन है, छटपटाहट है, मगर चुनाव भी तो उसी का है। नियति है रंग बोध की, रंग बुद्धत्व की, जीवंतता रंग खोजती है, परछाइयाँ तराशती हैं, मगर मौत परछाई भी ले जाती है। बस एक सन्नाटा तख्ता रहता है खाली आसमां में, सन्नाटा। फिर उठता है मृत अभिनेता कब्रिस्तान की मिट्टी में से, भावार्थ की, कल्पनार्थ की बूंद बन जाता है। मिट्टी जो जाएगी दूर, चिड़िया की चोंच से गिरा वो बीज बन कर देगी हरा भरा बेशुमार रंगों से भरा इस गुलस्तां को, इस कहकशा को। मगर फिर से एक कोना खाली सा हो गया दिल का, शायद एक कोना, ये कोना खाली ही रहेगा इस दिल का। आँखों की बदरा से बरसा करेगा, नए नए मंचों पर नए नए रंगों को रचा करेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये अकेलापन जो एक सृजनकर्मी का होता है वो इसलिए होता है कि एकांत के समय में ही एक सृजनकर्मी अपने भीतर उतरता है और अपने विचारों को कोई एक शक्ल देता हुआ, चाहे वो नाटक हो, चाहे गीत हो, चाहे कोई संगीत का दूसरा रूप हो, चाहे कोई वाद्य यंत्र हो, या फिर कोई मूर्ति कला या चित्रकला। तो चलिए इस सफर को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। कुछ कहना चाहूँगा थोड़ा हाँ, सा। जरूर जरूर जरूर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक अनोखी ऐसी कला है कि जिस कला में आप जिस भावनामयी प्रज्ञा की जो बात करते हैं, एम्पैथेटिकल विजडम की, कि आप कागज़ कलम से नहीं, आप अपने आप को झोंकते हैं उस चीज़ में। आप अगर मान लीजिए कि किरदार कर रहे हैं अपना हैमलेट का, या आप किरदार कर रहे हैं किसी ऐसे नामालूम शख्स का कि जो बिल्कुल, जैसे मेरा एक नाटक था हमें नाज है, उस जिसको मैंने साहिल लुधियानवी को नज़र किया था, उसमें एक व्यक्ति है जो पागल हो गया है और उसकी जो पागलपन है, उसकी जो छटपटाहट है, वहाँ पर वो किराए के कब अपने गद्दे और रजाइयाँ लेकर रहता है। उस पीड़ा को गुजरने के लिए उस एक्टर के साथ जब मैंने काम कराया तो वो बाकायदा वो कपड़े पहन के रहता था जो सड़क पे लोग रहते हैं पहन के। मतलब हमने वो कपड़े अरेंज किए और उस दिन से रहे। ऐसे हर एक एक्टर की यहाँ कहानी है, तो उस पीड़ा से उसको गुजरना पड़ता है और वो पीड़ा उसका चुनाव होता है और वो आसानी से होने वाली ये चीज़ें है भी नहीं, क्योंकि जब हम एक पात्र को, एक कैरेक्टर को बिल्कुल जीवंत रूप में देखते हैं तो वो हम तब देखते हैं जब वो एक्टर मर जाता है और केवल कैरेक्टर रह जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, साथ में एक एलिनेशन भी है। बेशक। सत्ता के खिलाफ और कहीं पे अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो कलाकार खुल के बोलते रहे हैं जी। कलाकार कसीदे खानी, अभी आप देखिए गोदी मीडिया और इन तमाम चीज़ों में थोड़ा साफ बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों की बात करते हैं हम, लेकिन मैं अब तो ये देखता हूँ कि हर क्षेत्र में है। गोदी सेठ जैसे रविश ने कहा, लेकिन गोदी कलाकार भी हैं। मतलब कसीदे, बादशाह के कसीदे पढ़ने वाले के बादशाह सलामत बहुत खूब, बादशाह सलामत की दौड़ी और भी बढ़िया, बादशाह आप साहब की आंखें। मतलब आप क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं। देखिए दरबारी परंपरा जो है दरबार से निकलकर अब हर जगह आ गई है। तो इस सफर को आगे बढ़ाया जाए। और उधर अलेक्जेंडर पुष्किन, हर वक्त यहाँ कोई ना कोई नाटक चल रहा होता है, कोई ना कोई सांस्कृतिक आयोजन चल रहा होता है, और जो लोग कला, संस्कृति, साहित्य इन सब के शौकीन है उनके लिए तो हर पल यहाँ कुछ धड़कता हुआ मिल जाएगा। तो इस सफर का कारवां आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा आगे आ पहुंचा है। हम हैं रविंद्र भवन के बाहर और पीछे आप जैसे कि देख रहे हैं संगीत नाटक अकेडमी का बोर्ड लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे म्यूजियम हैं, मंच है। लोकेश जी, इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए। ये जो ऑडिटोरियम है यहाँ पर मेघदूत थिएटर,
ये एनएसडी के उस जमाने के स्टूडेंट और अलकाजी साहब के श्रमदान से पूरा का पूरा, इब्राहिम अलकाजी साहब। जी, इब्राहिम अलकाजी साहब के श्रमदान से बना हुआ है जी। और मतलब जब भी इस स्पेस में कोई भी चीज़ देखते हैं तो उनकी खुशबू हमेशा बरकरार रहती है। ये पूरी बिल्डिंग जो है इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये कल्चरल हब का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है एक तरीके से। यहाँ पर 3 लाइब्रेरीज़ हैं, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की एक ऑडियो लाइब्रेरी भी है और एक वैसी बुक्स की लाइब्रेरी भी है और साथ में यहाँ पर एक पूरी पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए गैलरी भी है। इस जगह में बहुत सारे सेमिनार, मैं आपको अब जो कविता पढ़ कर सुनाऊंगा मैं आप इसका जिक्र भी है, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे जितने भी साहित्यकार और रंगकर्मी पढ़ने वाले और बहुत सारे लोग यहाँ पर शाम को 7:30 बजे तक पहले खुलती थी लाइब्रेरी, फिर बाद में उन्होंने 6 बजे तक कर दिया, पौने 6 बजे तक कर दिया टाइम जो है। तो ये एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा रहा है और हबीबुर रहमान साहब ने इसकी पूरी बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है वो उसको बनाया है पूरा का पूरा। और इसकी मुझे पूरी जानकारी उस तरीके से नहीं है, लेकिन मैंने ज़बानी उसमें सुना है कि मौलाना आज़ाद साहब ने इसको वक्फ बोर्ड की ज़मीन को इनको डोनेट किया था उस ज़माने में। तो ये एक तरीके से सारे ऑडिटोरियम, यहाँ पे ऐसी लाइब्रेरीज, इतना कल्चरल हब, रशिया, जापान सबके सेंटर्स, ये सब और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब एक सोची समझे तरीके से इंस्टीट्यूशन को बनाया गया जिसमें इतने कलाकार पैदा हुए, इतने लोग पैदा हुए और मुझे उम्मीद है कि लचीलेपन की वजह से। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी रविंद्र भवन के भीतर एक मेघदूत थिएटर भी है। जी, उसी का मैं जिक्र कर रहा था अभी। और मेघदूत थिएटर की खासियत ये थी कि चाहे आप कोई अच्छा नृत्य देखें या कोई अच्छा गीत सुने या फिर किसी और माध्यम में कला का स्वरूप देखें, वो किसी बंद कमरे में, किसी एसी कमरे में एलीट क्लास तक सीमित ना हो, बल्कि खुले आसमान के नीचे मेघदूत यानी आकाश की छाया के नीचे, सितारों के नीचे आप उसका आनंद ले सकें, उससे जुड़ सकें, उसमें आपको जीवन स्पंदन करता हुआ महसूस हो। दामिनी जी, एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर ऊपर एक स्टूडियो थिएटर भी हुआ करता था जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी के नाटक हुआ करते थे और रेपर्टरी की रिहर्सल्स यहीं पे हुआ करती थी। और उस ज़माने में मैंने सीमा विश्वास और अपनी हिमानी शिवपुरी और यशपाल जो हमारे दोस्त भी थे और बहुत सारे लोग जिनके नाटक जो हैं उस ज़माने में देखे। बल्कि एक जब मैंने अर्ली एज में यहाँ पर आना शुरू हुआ तो यहाँ पर जब राजेश विवेक साहब अपने नाटक किया करते थे तो उनकी आवाज़ मंडी हाउस के उस चौराहे तक पहुँचती थी। मतलब आप समझिए कि पूरा माहौल किस तरीके का था और इस तरह का पैशन था। एक एक्चुअली मंडी हाउस एक पूरे परिवार की तरह था। लोकेश जी, इस समय हम चलते चलते वहाँ आप पहुँचे हैं कोपरनिकस से थोड़ा सा आगे फिरोज शाह रोड पर, जहाँ रशियन कल्चर सेंटर है, रशियन बैले सिखाया जाता है। लेकिन इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, पीछे साहित्य अकेडमी है और अलेक्जेंडर पुश्किन की मूर्ति हमारे सामने है। आपकी एक मंडी हाउस पर बड़ी अच्छी और बहुत चर्चित कविता भी है जिसको मतलब सुनने का मतलब यह है कि पूरे मंडी हाउस को समेट लेना। आप हमारे दर्शकों को वो कविता क्यों नहीं सुनाते? जरूर जरूर। दामिनी जी, क्या दिन थे मंडी हाउस के। यादों की बारिश, पसीने से भरे भीगे भीगे सपने, दोस्तों के कंधे दिन भर आवारगी, सवाल जवाब जवाब ढूंढते फिर नए सवाल। मंडी हाउस का चौराहा, ये पूरा चौराहा कोपरनिकस मार्ग की आकाश गंगा के तले, अलेक्जेंडर पुश्किन की कविताओं के कबूतर आसपास घूमते नाटक के नामालूम नायाब जिन, भगवान दास रोड पर मुस्कुराता भगवान, जो उमी की दुकान पे एक भगवान एक चाय वाला हुआ करता था, उसके लिए दारू की बोतल, हेलमेट तलाशते, झूठे चाय के गिलासों को बटोरता फिरता। वो दारू भी पीता था, रोज़ उसको तलाश जाती थी और लेकर भी आता था। एनएसडी लॉन, एनएसडी का लॉन, गड्ढा झोपड़ी उसको कहते थे जो हम, गेस्ट हाउस के में मिलते एडवर्ड मुंच, पिकासो, वैन गॉग के कैनवस के चीथड़े, जो पीछे वैन गॉग और इन तब लोग बातें हुआ करती थी। कहीं पे शेक्सपियर, ग्रीश कर्नाड, बादल सरकार की आवाज़ें, कहीं पे बर्टोल्ट ब्रेख्ट के गीत, कहीं मुक्तिबोध के अंधेरे की चीख, कहीं मंटो प्रेमचंद स्मिथ चुगताई की कहानियाँ, फिरोज शाह रोड के उल्लू के पेड़ के छाँव में, दोपहर को रविंद्र भवन की लाइब्रेरियों में मिलती गोरकी, टॉल्स्टॉय, चेखव की किताबें, सीसीआरटी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी,
साहित्य अकेदमी, हर ओर तैरती किताबें, लफ्ज़, जुमले। ओमी की चाय की दुकान, जैन साहब के पान की गिलोरी, अम्मा के समोसे, ब्रेड पकौड़े, गुस्सा, प्यार, नाराज़गी, उधार के बीच में सब कुछ, मरम्मत के रिश्ते, सब के सब पागल रफूगीर, काली गोरी चाय की चुस्कियाँ, चारों तरफ हर ओर बस बहसें, बातों की धुंध, कोहरों में बस रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल, नाटक नाटक नाटक, गूंजती आवाज़ें। यार इसमें ये बेहतर होता तो अच्छा होता। अबे तूने राइटर की लाइन को अगर ढंग से पढ़ा होता तो नाटक में वो वाली बात बहुत अच्छे ढंग से निकल कर आती, बात और खूब ढंग से निकलती। स्क्रिप्ट बाइबल होती है, उसे ध्यान से पढ़ा कर। स्क्रिप्ट गीता, कुरान, चारवाक का ईमान क्यों नहीं होती है? अरावली की पहाड़ियों तले गंगा जमनी तहजीब को सींचता मूर्खों का मेला। मुझे लगता था सारे शेक्सपियर के मूर्ख के किरदार ही हैं आसपास। सिगरेट फूटता मार्लन ब्रांडो, सिगरेट फूटता मार्लन ब्रांडो से जो एक्टरों की तमन्ना हुआ करती थी। मार्लन ब्रांडो दीवानों की तरह घूमते, अल पचीनो, डस्टिन हॉफमैन, दिलीप कुमार की खामोशी, अमिताभ बच्चन की आग, मनोहर भाई का तुगलक। हमारे एक बहुत ही स्टॉलवर्ड एक्टर हुआ करते थे मनोहर सिंह जी, उनके नाम हैं। मनोहर भाई का तुगलक, राजेश विवेक की जादुई आवाज़, वाह वाह सुरेखा सीकरी, जर्रे जर्रे से गूंजती एक ही आवाज़, अलकाजी अलकाजी अलकाजी। हर कोई सिर्फ अलकाजी साहब के बारे में बात किया करता था। दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली, बाराखंबा रोड के तोतों के आशियानों से गुजरते। बाराखंबा रोड से आप जाएंगी तो तोतों के बहुत सारे आशियाने हैं अभी भी। तो कभी तानसेन रोड्स के एलेस्टोनिया की खुशबू में सराबोर, पैदल पैदल बढ़ते कदम, रात 12 बजे घर पहुंचना और सुबह 7 बजे फिर बावलपुर हाउस में रिहर्सल। छाऊ करता लाल सलाम कॉमरेड सफदर वहाँ पे एनएसडी के ग्राउंड में छाऊ करने आते थे। भगवान दास रोड की पटरी पर सुट्टे पर सुट्टे मारते हुए पंडित एन.के. शर्मा और पंडित जी चलती फिरती सुकरात की पाठशाला। एक्ट 1 ग्रुप के डायरेक्टर हुआ करते थे, हम लोग साथ में ही काम किया करते थे। सवाल करो, बहस करो, प्रोटेस्ट करो, खुद को जानो, खुद को ढूंढो। नाटक करने का क्या मतलब अगर तेरी जिंदगी ना बदले तो? स्केचेस पर स्केचेस बनाते रॉबिन दास, एनएसडी के अंदर रॉबिन दास, हर कोई जानता है उनको। पास में बैठा उनका प्यारा कुत्ता शेरू, वो हर में स्केचेस बनाते रहते थे, बहुत बढ़िया डायरेक्टर भी थे। त्रिवेणी के कोने में बैठे खामोश अज्ञे, एसआरसी कैंटीन में जवान लोगों से बतियाते भीष्म साहनी वहाँ कैंटीन में आया करते थे। और हर ओर कुंदन कुंदन की आवाज़ें। कुंदन वहाँ का बड़ा चहेता एक जो है बैरा हुआ करता था और बहुत प्यारा इंसान था। सफ़ेद चकाचक कुर्ते पजामे में शालीनता से गुजरते पंचानंद पाठक, एलटीडी में सदा बहार गीत रचते मोहन उप्रेती जी, शंकर मार्केट में दर्द आया दबे पाँव शीला भाटिया जी। मोहन उप्रेती पहाड़ से थे, शीला भाटिया जी अपने उस वक्त में पार्टीशन में यहाँ पर आई थी, उनकी बहुत बढ़िया कंपनी थी। सेमिनार में शिरकत लेते निर्मल वर्मा, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, दाढ़ी को खुजलाते बेशुमार चेहरे। उधर कथक केंद्र में बिरजू महाराज के घुंघरुओं की झनकार और पास में हर दिल अजीज चाय की केतली लिए बैठी दिलरुबा चाय बेचने वाली थी, जिसको चश्मे बद्दूर फिल्म में उन्होंने बिरजू महाराज ने उसका नाम दिया था। आशिकों के नैन मटक्के, रात में अघोरियों की करवटें, कभी पेंटिंग बनाता कभी गाता फिरता मनोहर देवलालीकर, जो मैंने आपको जिक्र किया था मनोहर जी के बारे में। काठ की आकृतियाँ कुरेदता शकील, हमारे एक दोस्त हैं जो काठ की आकृतियाँ कुरेदते रहते थे। मुस्कुराता टाइगर, सर खुजलाता शेरू, ये यहाँ के लोग थे जो होमलेस लोग जो रहते थे। दूर खामोश बैठे अंकुर जी, शांत निर्लिप्त घूमते फिरते बीएम शाह, जे.एन. कौशल, शतरंज की बाजी लगाते सोनी बाबा, घरवालों की झाड़, जागते उल्लू चमकादड़, रात का मुसाफिर, सपनों का घुमक्कड़। अरे क्या मिलता है नाटक करके, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तिलक मार्ग के बस स्टॉप पर इंतज़ार में गोडो, 20 से 40 पैसे की बस की टिकट
हनुमान मंदिर पे दाल रोटी तो कभी माँ के जले सपनों के सिके पराठे अचार लौंजी के साथ खाते। सब रिहर्सल में मिलकर खाते और आसपास हर रोज़ फोकट में देखने को मिलती कभी शकुंतलम थिएटर, कभी जापान कल्चर सेंटर, तो कभी रशियन सेंटर, तो कभी मैक्सवेल भवन, तो कभी फ्रेंच कल्चर सेंटर में तारकोवास्की, क्रूसोवा, डिसिका, फेलनी, आंद्रे वाजदा, आइंस्टाइन, विम वेंडर की फिल्में। फिर शुरू हो जाता सुबह 7 बजे एनएसडी ग्राउंड के लॉन में मंडी हाउस के चौराहे पर दीवानगी का सफ़र। पात्र, कविताएं, चरित्र, त्रासदी, उपहास, शून्य विराम, खाली आसमां। फिर दोबारा मंडी हाउस का रिहर्सल नामा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। कमबख्त क्या दिन थे वो मंडी हाउस के। अब मंडी हाउस को हमने इस कविता में पूरी तरह से छलकते हुए तो देखा। अब इससे थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो मैं पीछे मतलब ठीक सामने देख पा रही हूँ तानसेन मार्ग। चलिए अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो उस सुरीले मार्ग की तरफ भी पैर बढ़ाते हैं और उसके बाद ये कारवां थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। अब इस वक्त हम खड़े हैं तानसेन मार्ग पर फिक्की ऑडिटोरियम के सामने और त्रिवेणी कला संगम के ठीक बाहर। त्रिवेणी कला संगम के बारे में और इससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में तो हम लोकेश जी से पूछेंगे, लेकिन तानसेन मार्ग ये सिर्फ सुरीला मार्ग नहीं है बल्कि थोड़ा जायकेदार और चटपटा मार्ग भी है, क्योंकि यही रास्ता आगे सीधा बंगाली मार्केट की तरफ जाता है। और जो भी शख्स चाहे वो मंडी हाउस में बतौर कलाकार मौजूद रहा हो या फिर बतौर दर्शक, उसे ज़बान का जायका सीधा मंडी हाउस के बंगाली मार्केट तक ही ले जाता है, जहां आज भी वो तमाम लोग जो दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं, तमाम कलाकार जो मुंबई में अपनी जगह बना चुके हैं, जब भी मंडी हाउस आते हैं तो बंगाली मार्केट वो ज़रूर जाते हैं। अब देखिए मेरे भी मुंह में पानी आने लगा है तो मैं अपना ध्यान थोड़ा भटका लेती हूँ। लोकेश जी, आप हमें त्रिवेणी कला संगम के बारे में बताइए। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसमें गैलरी भी है, अंदर कैंटीन भी है, एग्जीबिशंस भी यहाँ लगती हैं। जी, बहुत सुंदर कैफेटेरिया है। आपकी तो बहुत सारी यादें यहाँ से ये हैं। मेरी बहुत सी यादें हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया कैफेटेरिया है। मैंने मतलब ये समझ लीजिए कि ये जगह अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त कल्चरल हब की तरह से रही है। ये भी बहुत बेहतरीन एग्जीबिशंस मैंने यहाँ पर देखी हैं और उसमें मैं याद करूँगा अपने गुरु अलकादी साहब को कि अलकादी साहब के यहाँ ये जो एग्जीबिशन लगती थी, उन्होंने एक लेक्चर सीरीज़ भी शुरू की थी। यहाँ पर वो बताया करते थे और खुद क्यूरेट जो की हुई एग्जीबिशन थी, हर एक आर्टिस्ट के ऊपर, हुसैन हो, चाहे के.जी. सुब्रमण्यम हो या सूजा हो, हर एक एग्जीबिशन उनकी देखते थे और वो वहाँ पर वो खुद अपने आप एक एक पेंटिंग के अंदर क्या मेटाफर्स हैं, क्या डिटेलिंग्स हैं, कैसी उसकी लाइंस हैं, उसके कलर्स हमको क्या कह रहे हैं। तो लिविंग थिएटर अकादमी में पेंटिंग एग्जीबिशन से मेरा पहले से ही राब्ता था, लेकिन अलकादी साहब के साथ की यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं। और अब मेरे ख्याल से अमाला नाना उनकी बेटी इस पूरी आर्ट हेरिटेज को रन करती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 और गैलरीज भी हैं। यहाँ का कैफेटेरिया बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट एक नाटक जो मुझे यहाँ पे अभी तक याद है, जब फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे, और उनके वक्त पे जीवन की गाड़ी नाम से एक नाटक हुआ था जिसे बैरी जॉन साहब ने किया था उन बच्चों के साथ, जो बाद में सलाम बालक ट्रस्ट बना। वो नाटक यहीं पे हुआ था। और कुछ और नाटक हैं, फैज़ल का एक नाटक था यहाँ पर औरत। तो अब थोड़े से कुछ नाटक इधर छोटे वाले ऑडिटोरियम में होने लगे हैं जिसमें डांस वगैरह होता है, पर नाटक कभी बहुत ज़्यादा नहीं हुए। और ऊपर इंस्टीट्यूशन भी चलता है जिसमें छाऊ और कई तरह की सितार चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये भी एक जान है यहाँ की। हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते भी होंगे कि मंडी हाउस में बहुत सारे मतलब ऑडिटोरियम्स वगैरह ही नहीं हैं। यहाँ पर केवल मंचीय प्रस्तुतियाँ ही नहीं होती हैं बल्कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। डांस की ट्रेनिंग, म्यूजिक की ट्रेनिंग, पेंटिंग की ट्रेनिंग, थिएटर की ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग। ओपी शर्मा जी यहाँ पर फोटोग्राफी के ऊपर क्लासेस लिया करते थे। तो यानी कि आप कला का कोई भी एक स्वरूप चुन लीजिए, कोई भी एक नाम चुन लीजिए, उसकी जड़ें घूम फिर कर दिल्ली में मंडी हाउस से आकर जोड़ी जाती हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। अब हम इस समय मौजूद हैं सफदर हाशमी मार्ग पर। सफदर हाशमी मार्ग पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1 जनवरी को खास तौर से सफदर साहब की याद में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और इसी सड़क पर हमने कई बार बड़े दिग्गज कलाकारों को, बड़ी चोटी के रचनाकारों को सुना है, देखा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं SRC, यहाँ पर आए दिन आपको प्ले होते हुए मिल जाएंगे, दूसरे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर लोकेश जी मुझे याद पड़ता है एक बेसमेंट में भी थिएटर हुआ करता था। बिल्कुल, बेसमेंट थिएटर बंद हुआ, मतलब इसको बंद हुए एक ज़माना हो गया मेरे ख्याल से 2 दशक हो गए हैं अब।
और फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के तहत उस बेसमेंट थिएटर को बंद कर दिया गया था। लेकिन श्री राम सेंटर की सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये थी कि यहाँ पर हर कोई परफॉर्म करता था और ये भी एक कल्चरल हब की तरह अभी भी आबाद है। यहाँ मिसेस आचार्य हुआ करती थी जो कैंटीन की होती थी, कुंदन पन्ना भगत राम जी जो हैं वो अंदर बैठा करती थी। तो अब ये बेसमेंट थिएटर बंद होने से अब मेरे को सबसे अफसोस ये होता है कि ये सब जगह पैट्रोनेज के लिए दी गई, कलाकारों के लिए दी गई, लेकिन अब यहाँ पर नाटक करना नामुमकिन है। कमानी में 1-1.25 लाख रुपए चाहिए आपको नाटक करने के लिए। यहाँ पर करने के लिए आपको 70-80 हज़ार रुपये मिनिमम लगेंगे। आप कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे होगा? बेसमेंट में उस ज़माने में तो 2000 में बुक हो जाता था, बल्कि उससे भी कम में बुक हो जाता था, 1000 रुपये तक में बुक होता था। अब तो एक तरीके से इसीलिए जो एक इंटरेस्टिंग थिएटर होता था जिसमें इतने इंटरेस्टिंग कंटेंट वाले लोग आते थे, अब वो थिएटर में भी व्यापारीकरण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस तरह के नाटक आ रहे हैं, उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाँ, जैसा कि हमने अपनी बातचीत की शुरू में कहा था कि मतलब जो प्रोग्राम्स के टिकट हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं, हज़ारों रुपए में अब उनकी कीमत हुआ करती है। इवेंट की तरह तब्दील हो रहा है जी। और ये जो तमाम कलाएं थी, ये इस तरीके से मतलब कि उनको प्रमोट किया जा सके, आम जन सरोकारों से ये कलाएं जुड़ सकें और जन सामान्य इन कलाओं से जुड़ सके, इसको ध्यान में रखकर इन सब चीज़ों की स्थापना की गई थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसके रंग भी बदल रहे हैं। बहरहाल सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हर वो कला जिससे हम जुड़े होते हैं, जिससे हमारी पहचान जुड़ी होती है, उस कला के कुछ आदाब होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अपनी कलाओं पर या अपने काम के लिए जान न्यौछावर करने वाले तो हमने बहुत सुने होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सिद्धांतों के लिए जान तक दे देते हैं। हम जिस शख्स के नाम की सड़क के आगे खड़े हैं, सफदर हाशमी मार्ग, आप दोस्तों को इस बात की जानकारी ही है कि सफदर हाशमी साहब का देहांत कैसे हुआ था और उनकी याद में होने वाले 1 जनवरी की वो तमाम कार्यक्रम आज भी इस बात के गवाह हैं कि भले ही नाम मिट जाए लेकिन काम नहीं मिटता। जैसे कि इधर एक मज़ार है, मुझे याद पड़ता है कि इस मज़ार के साथ जिनकी ये मज़ार है उनका नाम लिखा हुआ होता था। हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर आप फूलों की खुशबू और जलते हुए चिराग देख सकते थे और साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर कव्वाली की सलामी भी पेश किया करते थे। लेकिन अब इतने बदले हुए स्वरूप में ये जगह खूबसूरत तो बन गई है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी पहचान हुआ करती थी, जो इसकी सांस्कृतिक खुशबू हुआ करती थी, वो धीरे धीरे मध्यम सी होते होते अपना दम तोड़ रही है। और लोकेश जी, इस जगह से जुड़ी तो आपकी भी तमाम यादें हैं, साथ ही ये जो सफदर हाशमी मार्ग है, यहाँ शाम ढलते ही आपको सही मायनों में मंडी हाउस मिलेगा, यानी कलाकारों की मंडी, जिसमें कोई गायक होगा, कोई डांसर होगा, कोई पेंटर होगा, कोई एक्टर होगा, कोई डायरेक्टर होगा। ये पूरा रोड उनसे आबाद रहता है। मैं अगर आपको कहूँ पुरानी दिल्ली वालों की हैसियत से, इसको कहा जाता था कब्रिस्तानी इलाका कि यहाँ पर हर जगह पर एक कब्र मिलती है। अच्छा। पर अब मैं जो मेन बात याद करूँ सफदर हाशमी की, कि सफदर हाशमी की जब डेथ हुई तो जो सरकार मौजूदा थी उस वक्त में, उस सरकार के कुन्नों ने इनकी हत्या की थी। और इस बात को लेकर जो हत्या हुई उस दौर में, जो तमाम चीज़ थी, उसके प्रोटेस्ट हुआ, सारे कलाकारों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये हुआ है, गलत हुआ है। तो आप ये देखिए, प्रोटेस्ट करने की जगह थी, यहाँ लोगों ने, मुझे अभी तक याद है, मैं भी उस जुलूस में शामिल था, जुलूस निकाला पूरा का पूरा। हम लोग वहाँ पर भी गए जहाँ पर झंडापुर में, जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी और तमाम चीज़ें हुई। तो ये जो एक स्पेस थी, डेमोक्रेटिक स्पेस के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सफदर हाशमी उसकी जीती जागती मिसाल है, मिसाल थे, मिसाल हैं, मिसाल रहेंगे। और ये जो नाम इसका दिया गया, ये उसी इतिहास को जीवंत रखने के लिए दिया गया कि वो इतिहास हमारे सीने में, बहुत अलग अलग तरह की विचारधाराएं हो सकती हैं, इस मुल्क में भी हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, पर जो लोग जिस तरह की विचारधारा में, हमारी एक डेमोक्रेसी जिंदा रहे, हमारा संविधान जिंदा रहे, और उसके लिए कला जो है उसको समृद्ध करने का, उसको संवेदनशील बनाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, और खासकर गर्मियों का रंगमंच का। तो सफदर हाशमी को मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने ह्यूमन राइट्स और अपने तमाम इस तरह के पहलुओं को याद करते हुए ये बात कहना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत बात कही है, और वाकई हम चाहेंगे कि हमारी कलाएं आज़ाद रहें, हमारा संविधान आज़ाद रहे, हमारा देश सही मायनों में आज़ाद रहे। और आज़ादी तब होती है जब बोलने की आज़ादी हो, सोचने की आज़ादी हो। तो एक लंबे सदियों पुराने इतिहास को, बरसों के इतिहास को मिनटों में समेटा जाना संभव तो नहीं है, लेकिन मंडी हाउस इस सांस्कृतिक हब, एक कल्चरल केंद्र के रूप में हमने एक छोटी सी कोशिश तो की है। ऐसी कोशिशें हम आज भी
उम्मीद करते हैं कि आगे भी जारी रख पाएंगे। आप दोस्तों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए हम यही इजाज़त चाहेंगे। लोकेश जान जी, आपने इतना खूबसूरत वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोस्त बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी। तब तक के लिए नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।